हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में मैं आपको हुमायूं के प्रमुख युद्ध अभियानों के बारे में बता रही थी, जिसमें प्रमुख रूप से अफ़गानों के साथ किस प्रकार से उसका संघर्ष हुआ उसके बारे में बता रही थी। उनके दौरान मैंने आपको कराचल अभियान और गुजरात के शासक बहादुर शाह के साथ उसके कैसे संबंध रहे और किस प्रकार उस पर आक्रमण किया और क्या संघर्ष किया, उसके बारे में आपको मैंने विस्तृत रूप से जानकारी दी थी। अब मैं हुमायूं और शेर खां के मध्य कैसे संबंध रहे, किस प्रकार से उनके संघर्ष हुआ, उनके बारे में बताऊंगी। जिस समय हुमायूं बहादुर शाह के साथ संघर्ष कर रहा था, शेर खां बिहार और बंगाल में अपनी शक्ति को सुदृढ़ कर रहा था। इससे पहले हुमायूं का परिचय शेर खां के साथ चुनार के प्रथम घेरे में हो चुका था, तो उसके साथ उसने संधि कर ली थी और हुमायूं ने उसको छोड़ दिया था जब उसने चुनार का प्रथम घेरा किया था और शेर खां के साथ समझौता किया था। और उसके बाद हुमायूं बहादुर शाह के साथ व्यस्त हो गया, उसके साथ संघर्ष में, और इसका फ़ायदा उठाया शेर खां ने और उसने अपनी शक्ति को मजबूत किया। दक्षिण बिहार उसके आधिपत्य में आ चुका था। उसका लड़का कुतुब खां हुमायूं की सेना को छोड़कर वापस आ गया था, यानी आगरा से वह वापस आ गया था, और अनेक अफगान सरदार शेर खां के नेतृत्व में एकत्रित हो रहे थे। शेर खां ने बंगाल की दुर्बल स्थिति का भी लाभ उठाया। इस समय बंगाल का जो शासक था नुसरत शाह, उसकी मृत्यु हो चुकी थी और महमूद शाह योग्य शासक सिद्ध नहीं हुआ। 1536 ईस्वी में शेर खां ने बंगाल पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी गौड़ को घेर लिया। जो शासक था वो दुर्बल था, महमूद शाह, उसने 13 लाख दीनार देकर शेर खां से संधि कर ली। और इससे क्या हुआ कि शेर खां की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई। अभी तक हुमायूं ने इस शेर खां की जो शक्ति बढ़ रही थी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, और उसने ध्यान कब दिया, जब शेर खां ने बंगाल की राजधानी गौड़ पर दूसरी बार 1537 ईस्वी में आक्रमण किया। तब हुमायूं ने उसकी ओर ध्यान दिया कि शेर खां की शक्ति बढ़ती जा रही है। तो पहला आता है चुनारगढ़ की विजय 1538 ईस्वी। जुलाई 1537 ईस्वी में हुमायूं चुनारगढ़ की ओर बढ़ा और अक्टूबर में उसने चुनारगढ़ का घेरा डाला, जहां कुतुब खान ने शेर खां की योजना के अनुसार हुमायूं को अधिक से अधिक समय तक रोकने का प्रयास किया। 6 माह तक लगभग घेरा रहा और 6 माह के पश्चात इस चुनारगढ़ को जीत लिया गया। तब तक शेर खां को इतना समय मिल गया कि उसने गौड़ को जीत लिया और उसके खजाने को लूटकर रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित रख दिया। चुनार को जीतने में जो समय हुमायूं ने लगाया था, वह उसकी एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी यह कहते हैं, यद्यपि चुनार को अफगानों के हाथ छोड़कर बंगाल की ओर बढ़ जाना हुमायूं के लिए उपयुक्त नहीं था, परंतु अपनी सारी सेना को ही चुनार के किले के सामने पड़े रखना भी एक बहुत बड़ी भूल थी, जिसके कारण क्या हुआ कि शेर खां बंगाल विजय को सरलता से पूरी कर पाया। और इस चुनार विजय के बाद हुमायूं ने अगला विजय अभियान किया था, बंगाल की विजय, और इस विजय के बाद हुमायूं बनारस की ओर बढ़ा। यहाँ उसने शेर खां से संधि के लिए बातचीत आरंभ की और यह निश्चय हुआ कि बिहार हुमायूं को और मुगलों को दिया जाएगा और बंगाल मुगलों की अधीनता में शेर खां को दे दिया जाएगा, जिसके बदले में शेर खां हुमायूं को प्रति वर्ष 10 लाख रुपया देगा। और शेर खां ने सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया, परंतु उसी समय बंगाल के शासक महमूद शाह ने एक राजदूत हुमायूं को भेजा और सहायता की प्रार्थना की, बंगाल पर आक्रमण करने की प्रार्थना की। हुमायूं ने बंगाल की ओर बढ़ने का निश्चय किया, तो शेर खां ने हुमायूं ने जो वादा तोड़ा उसका लाभ उठाया और उसने अफ़गानों को यह विश्वास दिला दिया कि मुग़ल अफ़गानों का सर्वनाश करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो संधि करना चाहता था लेकिन इन्होंने संधि को तोड़ दिया और मुग़लों से की गई संधि पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हुमायूं के रास्ते में शेर खां के पुत्र जलाल खां ने बाधा उत्पन्न की। उसका उद्देश्य हुमायूं से युद्ध करना नहीं था, केवल हुमायूं का समय नष्ट करना था।
इस कार्य की जैसे ही पूर्ति हो गई, यानी उसका समय नष्ट कर हो गया, तो जलाल खां अपने पिता के पास चला गया। उसके पश्चात हुमायूं को गौड़ का रास्ता साफ हो गया और शेर खां और उसकी सेना पहले ही बंगाल छोड़ चुके थे। सुल्तान महमूद की भी मृत्यु हो चुकी थी और इस कारण सरलता से हुमायूं ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। तो जब उसने बंगाल पर अधिकार कर लिया था, तो उसके पश्चात लगभग 8 महीने तक हुमायूं ने बंगाल में ऐशो आराम में अपना समय बर्बाद कर दिया। उसने किसी भी प्रकार से बंगाल से दिल्ली, आगरा या बनारस से कोई भी संपर्क नहीं रखा और इसका परिणाम क्या हुआ कि शेर खां ने इस स्थिति का लाभ उठाया और उसने बनारस, कड़ा, बहराइच, संभल आदि पर अधिकार कर लिया और जौनपुर और चुनारगढ़ को घेर लिया और यहाँ तक कि हुमायूं के वापस लौटने के उसने सारे रास्ते बंद कर दिए। यहाँ तक कि कुछ सूचनाएं जो आगरा से थी पहुँचती थी, वो भी उसने पूरी तरह से बंद कर दी, उनको भी रोक दिया। कुल मिलाकर हुमायूं का उसने आगरा से संबंध विच्छेद कर दिया। कुछ समय पश्चात जब हुमायूं को यह सूचना मिली कि हिंदाल ने उसके विश्वास पात्र शेख वेलोल की हत्या कर दी है और स्वयं को आगरा का शासक घोषित कर दिया है, तो अब हुमायूं ने वापस लौटने का निश्चय किया कि वह बंगाल से वापस कहाँ जाएगा, आगरा जाएगा। और वह कहाँ चल दिया, वह गौड़ से आगरा की ओर चल दिया। आगरा की ओर उसने प्रस्थान किया मार्च 1539 ईस्वी में। अब आता है चौसा का युद्ध। हुमायूं जब बंगाल से आगरा लौट रहा था, तो आगरा लौटने के लिए उसने दक्षिण बिहार से जो गुजरने वाला प्रसिद्ध रोड था ग्रांड ट्रंक रोड, उसको पकड़ा। उस रास्ते से उसने वापस जाने का निश्चय किया। डॉक्टर एल श्रीवास्तव के अनुसार यह उसकी बहुत बड़ी भूल थी। क्यों भूल थी? क्योंकि इस भाग पर अफगानों का अधिकार था। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार यह रास्ता ठीक था क्योंकि मुगल सेना इसी मार्ग से बंगाल आई थी, इससे परिचित थे और इसके अतिरिक्त हुमायूं को चुनारगढ़ ले जाता यहाँ का मार्ग मुगल सेना के लिए ज़्यादा परिचित था, इस कारण से उसने यह मार्ग चुना। तो जैसे ही शेर खां को यह सूचना मिली कि हुमायूं आगरा जा रहा है, तो उसने निश्चय किया कि वह उसको क्या करेगा, रास्ते में ही रोक लेगा और उसने रास्ते में रोकने का निश्चय किया। तो हुमायूं जैसे ही कर्मनाशा नदी के पास स्थित चौसा नामक स्थान पर वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पहले से ही शेर खां पहुँच चुका था। तो हुमायूं को यह सूचना मिल गई थी कि यहाँ पर शेर खान भी पहुँच चुका है। हुमायूं को ना तो इस समय भाइयों से कोई सहायता मिली थी, ना ही उसकी सेना इतनी व्यवस्थित थी। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने लगभग 3 महीने तक पड़ी रही। शेर खां भी बहुत चतुर और चालाक था। वह बरसात की प्रतीक्षा कर रहा था क्योंकि मुगल सेना गंगा और कर्मनासा नदियों के बीच थी और उसके अलावा जो मुगल सेना का जो पड़ाव था वो भी नीचे के स्थान पर था, निचला था, जिससे वर्षा का पानी अगर आता और नदियों में अगर पानी भरता तो मुगल सेना कठिनाई में पड़ जाती। तो इस प्रकार इस स्थिति का फायदा कौन उठाना चाह रहा था? स्वयं शेरशाह उठाना चाह रहा था। तो बारिश ऐसे समय में 26 जून को प्रातःकाल जब बारिश हो चुकी थी और उसमें पानी भर चुका था उसके शिविर में, ऐसी स्थिति में 25 जून 1539 की रात में जलाल खान के नेतृत्व में अफगान सेना ने मुगल सेना पर धावा बोल दिया। अचानक जैसे ही धावा बोला तो मुगल सेना में भगदड़ मच गई, बड़ी संख्या में सैनिक मारे गए और हुमायूं भी बड़ी कठिनाई से एक भिश्ती की सहायता से गंगा नदी को पार कर पाया। चौसा के युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं ने निजाम नामक भिश्ती था, उसकी सहायता से
गंगा नदी को पार किया था और वह बड़ी मुश्किल से आगरा पहुंचा था। हुमायूं और अस्करी दोनों आगरा भाग गए थे। शेर खान ने मुगल बेगम और स्त्रियों को सम्मान सहित, जो पकड़ी गई थी उनको सम्मान सहित आगरा वापस भेज दिया था। और इस युद्ध में अपने आप को विजयी हो जाने के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। उसने बहुत ही शीघ्र बंगाल पर अधिकार कर लिया था और उसके अलावा पूर्व में मुगलों की शक्ति को पूर्णतः नष्ट करके कन्नौज पहुंच गया था, जिस पर उसके सैनिक पहले ही अधिकार कर चुके थे। तो अगला उसका जो युद्ध है वो है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, 17 मई 1540 ईस्वी। चौसा के युद्ध में पराजित होकर अब हुमायूं आगरा पहुंचा, जहां उसने अपने भाइयों के साथ शेर खां को नष्ट करने के विषय में विचार विमर्श किया कि किस तरह से शेर खां को नष्ट किया जाए, उसके विरुद्ध किस प्रकार की रणनीति अपनाई जाए। उसने हिंदाल को माफ़ कर दिया। जो हिंदाल जिसने अपना को बादशाह घोषित किया था उसको उसने माफ़ कर दिया। लेकिन कामरान और हुमायूं शत्रु से मोर्चा लेने के लिए संयुक्त संगठन पर एकमत ना हो सके। कामरान के समक्ष भाई की सहायता की अपेक्षा उसका स्वार्थ प्रबल था। उसका विचार था यदि वह हुमायूं की सहायता नहीं करेगा तो शेरशाह उसे पंजाब और हिसार फिरोजा में शांतिपूर्वक रहने देगा। इसी समय कामरान बीमार हो गया और उसे संदेह हुआ कि हुमायूं ने उसे जहर दिलवाया है। अतः वह अपनी सेना को लेकर लाहौर लौट गया। अस्करी के विचार में हुमायूं में संकल्प शक्ति का अभाव था, इसलिए वह निरपेक्ष बन गया। इस प्रकार इन वार्ताओं से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सका, बल्कि बहुत सारा समय इसमें बर्बाद हो गया। उधर चौसा की विजय के बाद शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण करके गौड़ में हुमायूं के सैनिक दस्ते को नष्ट कर दिया था और बंगाल पर अधिकार कर लिया था। और फरवरी 1540 में वह कन्नौज पहुंच गया। शेर खां का पुत्र कुतुब खां कालपी के निकट अस्करी और हिंदाल द्वारा पराजित हुआ था और मार दिया गया था। तो इस विजय से निश्चित है कि हुमायूं में थोड़ा उत्साह का संचार हुआ और वह उत्साहित हुआ और वह अपनी सेना को लेकर कन्नौज की ओर उसने कूच किया, जहां पहले से ही शेर खां उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लगभग यहाँ पर भी इस कन्नौज में भी लगभग 1.5 माह तक दोनों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी रही। किसी ने भी आक्रमण करने की पहल नहीं की, किसी ने भी आगे बढ़कर आक्रमण नहीं किया। और यहाँ भी वही गलती हुई जो चौसा के युद्ध में हुई। 15 मई 1540 को भयंकर बरसात होने से मुगल शिविर में पानी भर गया और 17 मई को जब मुगल अपने शिविर को ऊंची भूमि पर ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे तब अफगानों ने आक्रमण कर दिया। मुगलों ने डटकर मुकाबला किया, परंतु उनके पास जो तोपखाना था, बंदूकें थीं, उनका प्रयोग करने का उनका अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि अचानक युद्ध हुआ था और मुगल सैनिक लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी मिर्जा हैदर के नेतृत्व में मुगल सेना ने शीघ्रता से मोर्चा बनाकर अफगानों का सामना का प्रयास किया, किंतु अफगानों की युद्ध नीति के आगे वो टिक नहीं सके। मुगल तोपखाना काम नहीं आया और पराजित होकर के भाग खड़े हुए। मुगल सेना ने हुमायूं ने अपनी सेना को रोकने का प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहा और असफल रहने पर वह भी युद्ध क्षेत्र छोड़ करके भाग खड़ा हुआ। इस बिलग्राम के युद्ध के संबंध में मिर्जा हैदर ने लिखा है कि यह ऐसा युद्ध था जिसमें एक गोली तक नहीं चलाई गई और गोला बारूद है उसका कोई भी उपयोग नहीं हुआ, कतई काम नहीं पड़ा, क्योंकि किसी प्रकार से तोपखाने का प्रयोग नहीं किया गया था। यानी बिना किसी ज़्यादा एफर्ट के इसमें शेरशाह की विजयी हुई। यह युद्ध निर्णायक था
हुमायूं भागकर आगरा पहुंच गया और वहाँ भी वह बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा, क्योंकि इस बार शेर शाह उसका पीछा करते हुए आ रहा था। तो हुमायूं भागकर लाहौर चला गया। वहाँ उसके भाई मिले, लेकिन वो भी मिलकर कोई कार्य नहीं कर सके और शेर शाह ने सरलता से आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार उसने मुगलों से उत्तर भारत की राजसत्ता को छीन लिया। हुमायूं पंजाब में भी ना ठहर सका। वहाँ से वह कश्मीर जाने का प्रयत्न किया, पर उसके रास्ते में कामरान ने रुकावट डाली और अंत में हुमायूं सिंध चला गया। तो इस प्रकार फिर बाद में उसको अंत में भारत से कुछ समय के लिए बाहर उसको जाना पड़ा, भारत से उसको निकाल दिया शेरशाह ने। तो भारत में कुछ समय के लिए मुगल सत्ता समाप्त हो गई थी। हुमायूं को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी और कुछ समय के लिए भारत में पुनः सूर्यवंश की स्थापना हुई। अब आता है कि जो मुगल अफगान वंश की स्थापना हुई, आखिर हुमायूं के असफलता के क्या कारण थे। यद्यपि हुमायूं को अपने पिता से असंख्य साम्राज्य और खाली खजाना प्राप्त हुआ था, किंतु उसकी विपरीत परिस्थितियों को भी उसने अपनी कूटनीति या बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से अपने पक्ष में किया होता तो शायद उसकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाती। लेकिन हुमायूं को अगर हम देखें, भारत छोड़ने कर भागने के कुछ कारण मुख्य रूप से उत्तरदायी माने जाते हैं। पहला है भाइयों का असहयोग। हुमायूं के जो स्वार्थी भाई थे वो उसको सहायता की बजाय लगातार समस्या उत्पन्न कर रहे थे। हुमायूं की उदारता को उन्होंने उसकी कमजोरी माना और संकट के समय में उन्होंने हुमायूं की सहायता करने की बजाय उसके लिए मुसीबतें खड़ी की। स्वयं कामरान ने उसके लिए मुसीबतें उत्पन्न की। चौसा के युद्ध में के बाद उसने हुमायूं की सहायता करने के बजाय स्वयं लाहौर लौट गया। उसके अलावा हिंदाल ने हुमायूं की अनुपस्थिति में अपने आप को मुगल शासक घोषित कर दिया और अस्करी भी स्वयं को सम्राट बनने का स्वप्न देख रहा था। तो इस प्रकार उसका जो भाइयों का असहयोग था वो भी उसकी असफलता का एक प्रमुख कारण था। दूसरा था हुमायूं की चारित्रिक दुर्बलता। हुमायूं में दृढ़ संकल्प शक्ति का अभाव था। थोड़ी सी सफलता मिलने के बाद वह अपना अधिकांश समय राग रंग में ऐशोआराम में व्यतीत कर देता था। जैसे मालवा, गुजरात, बंगाल आदि जो विजय अभियान है उनमें जीतने के बाद उसने अपना अधिकांश समय भोग विलास और प्रमाद में नष्ट कर दिया। और उसके अलावा वह स्थिति की गंभीरता को समझने की भी उसमें क्षमता कम थी। तो ये हुमायूं के जो इसके स्वभाव के जो चारित्रिक कमियां थीं, ये भी उसकी असफलता का प्रमुख कारण थी। तीसरा है अविवेकपूर्ण राजनीतिक निर्णय। हुमायूं को जब साम्राज्य को संगठित करके उसके सुधारों की ओर ध्यान देना चाहिए था, उसने युद्ध योजनाओं की नीति अपनाई। कालिंजर राजा के साथ की गई संधि से उसकी राजनीतिक प्रतिष्ठा कम हुई। उसके अलावा उसने शेर खान की शक्ति का सही अनुमान नहीं लगाया। जब उसने चुनार का पहला घेरा डाला और उसके बाद उसने शेर खान के साथ जो समझौता किया वो भी उसकी भयंकर भूल थी। उसके अलावा जब बहादुर शाह ने जब चित्तौड़ का आक्रमण कर रहा था और चित्तौड़ की रानी ने सहायता की प्रार्थना की और उसको सहायता ना करके उसने तटस्थ रहा, वो उसकी बहुत बड़ी भूल थी। तो ये ऐसे कुछ उसके अविवेकपूर्ण राजनीतिक निर्णय थे जिसके कारण उसको असफलता उसके हाथ लगी और उसे भारत छोड़कर जाना पड़ा। अगला है नेतृत्व योग्यता का अभाव। हुमायूं में नेतृत्व क्षमता की कमी थी। वह समस्याओं का सामना करने के बजाय उनको टालता रहता था। उसका भाइयों, अमीरों, सेना पर नियंत्रण नहीं था। चौसा और कन्नौज के युद्ध के दौरान सैन्य शिविर को निचली भूमि पर स्थापित करना और हर बार पानी भरना और शेरखां पर तुरंत ना आक्रमण करके एक दूसरे के सामने सेना पड़ी रहना, उसको तैयारी करने का अवसर देना, ये सब उसकी सैनिक अदूरदर्शिता का परिणाम थे। तो इस कारण भी उसके अलावा शेरखां की शक्ति का ठीक से अनुमान न लगाना पाना, उसकी गतिविधियों के बारे में जानकारी न रखना, ये उसकी नेतृत्व क्षमता की कमजोरी को दर्शाती है। हुमायूं की अपव्ययता।
हुमायूं को विरासत में खाली खजाना मिला था। खाली खजाना होने के कारण उसे पहले से ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद वह धन के प्रबंध और उसकी महत्ता के विषय में नहीं जान सका। उसे कालिंजर के युद्ध अभियान में क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत धनराशि मिली थी। चंपानेर में भी उसे विशाल राजकोष मिला था, लेकिन उसने इस धन का सदुपयोग नहीं किया, बल्कि बड़ी बड़ी दावतें देने, आनंद उत्सव मनाने, इसमें उसने पुरस्कार बांटने, इसमें उसने बहुत सारा धन व्यतीत कर दिया। इससे क्या हुआ कि उसके साम्राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और वह अपने अधिकारियों पर भी कठोर नियंत्रण नहीं रख पाया। अगला है शेरशाह की योग्यता और कुशल नेतृत्व की क्षमता। बाबर शेर खां की बुद्धिमत्ता और प्रतिभा से आशंकित था। उसने अपने मंत्रियों से उस पर नज़र रखने की सलाह दी थी। जब चंदेरी के युद्ध के बाद शेर खां का कहना था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से निकाल दूंगा। घाघरा के युद्ध के बाद बाबर ने उसे दक्षिण बिहार के शासक जलाल खां का सहायक स्वीकार कर लिया था। उसके बाद शेर खां ने अपनी शक्ति में वृद्धि की। कूटनीति के द्वारा चुनार का अधिपति, बाद में बिहार का स्वामी बना। उसके अलावा उसने हुमायूं की कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाया और निरंतर अपनी शक्ति में वृद्धि करता रहा। वह बहुत अधिक योग्य सेनापति था, योग्य नेता था और वह हुमायूं की कमजोरियों को पूरी तरह से जानता था। उसके अतिरिक्त वह जानता था कि अचानक आक्रमण न करके, जब भी दो युद्ध किए उसने अचानक एकदम आक्रमण न करके वह अवसर की प्रतीक्षा करता रहा और दोनों युद्धों में उसने व्यूह रचना और कुशल रणनीति से हुमायूं को परास्त किया और अपनी सैनिक योग्यता प्रदर्शित की। तो इस प्रकार शेर खां की कूटनीति, सैन्य कुशलता, नेत्र क्षमता के सामने हुमायूं बहुत बौना साबित हुआ और अंत में शेर खां से परास्त होकर उसे भारत छोड़ना पड़ा। तो ये सब प्रमुख कारण थे हुमायूं की असफलता के कारण, जिसके कारण अंत में हुमायूं परास्त हुआ और शेरशाह विजय हुआ और उसने पुनः भारत में अफगान वंश की नींव डाली। थैंक यू।